अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मारिया ताहिर है और जैसा कि आप जानते हैं मेरा ताल्लुक़ भी मिर्ज़ात कश्मीर से है। मैंने बहुत सारे अपने वीडियो पैगाम जो हैं वो अपलोड किए, लेकिन मैं समझती हूँ जिन लोगों ने मुझे इंसाफ देना होता उनके लिए एक वीडियो भी काफ़ी थी। तो 5 साल हो गए हैं, 5 साल से मैं इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। इंसाफ तो शायद मेरी पहुँच से बहुत दूर है और इंसाफ तो शायद मुझे कभी ना मिले। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो लोग जो मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ चलते हैं, वो मीडिया के लोग भी हैं, वो मेरे रिलेटिव्स भी हैं। तो जो लोग मेरे साथ चलते हैं उन सबको एक एक करके बज़रिया पुलिस इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है और हमसे दूर कर दिया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मेरा जो केस है वो गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और अगवा बरए तावान का है और 4.5-5 साल हो गए हैं इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। और इंसाफ देखें आपके सामने ही है, क्योंकि मेरे जो मुल्ज़िमान हैं वो आधी मुजरिम हैं और दहशतगर्द भी हैं। और माजी में वो ये सब कुछ बहुत कुछ करते आए हैं। अगर आप इनकी माजी में जाएं और इनकी माजी को उठा के देखें तो आप यकीन करें, मैं दावे से बात कहती हूँ, आपको 2 दिन तो लग जाएंगे, लेकिन इनके जो काले करतूत हैं, काले धंधे हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। तो मैं वीडियो पैगाम जो है वो अपलोड करती हूँ, क्योंकि वीडियो पैगाम जो है मेरा वो 2 मिनट का 3 मिनट का होता है और मैं अपनी जो बात है वो पूरी नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं लाइव जाती हूँ और अपनी बात को पूरा करती हूँ। तो आप ये देखें कि मेरे मुल्ज़िमान, मैं डिटेल से बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे भाई बहन मुझसे सवाल करते हैं कि आपको ही क्यों टारगेट किया गया या क्या वजह थी। तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले ये हुआ कि मेरे हस्बैंड का भतीजा है अली असगर, उसको इन लोगों ने उसके साथ भी रेप किया, उसकी वीडियो बनाई, उसको भी इसी तरह ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करके कहा कि अपनी चची को ले आओ। अब देखें, जब एक मर्द ब्लैकमेल हो जाता है, मैं तो खुद फिर एक औरत हूँ, वो मुझे पेट दर्द के बहाने पिंडी झुंझा ले गया। पिंडी झुंझा वहाँ पे झाड़ियों में उसने कहा कि मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है। उसने मोटरसाइकिल रोकी तो झाड़ियों से हारून रशीद, जमील शफ़ी और एक नामालूम जिसको मैंने दोबारा नहीं देखा, वो लोग निकले। उन्होंने मेरे साथ गैंग रेप किया, मेरी वीडियो बनाई और उसके बाद जब मैं 2 दिन गुजरे, मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। तो ब्लैकमेल करके जो है गाए बगाए मुझसे कभी 2 लाख कभी 3 लाख लिए जाते रहे और कहा जाता रहा कि अगर पैसे ना दिए तो मेरी जो वीडियो पिक्चर्स हैं उनको इंटरनेट पे वायरल कर दिया जाएगा। तो मैं इसी तरह से उनको पैसे देती रही। जब मैंने 10 लाख दे दिए तो मैंने मज़ीद पैसे देने से इनकार किया। तो उन दहशतगर्दों ने मेरे मुल्ज़िमान, जो कि मतलब दहशतगर्द ही हैं, मैं उनको दहशतगर्द कहूँगी, और उनको आज़ाद कश्मीर का करंट सीनियर मिनिस्टर चौधरी तारिक फ़ारूक सपोर्ट करता है, तो इन्होंने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया। और जिन लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप किया उसमें वकास अशरफ, हारून रशीद और मामून रशीद, ये 3 लोग शामिल हैं। इन्होंने मुझे कहा कि मेरे बेटे की लाश भेजेंगे अगर मैंने इनको 15 लाख ना दिए। तो उसके बाद ये था कि वक्फे से मुझे ये कहा जाता रहा कि अगर मैंने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो जो डीसी और एसपी हैं वो इनके पाँव के नीचे बैठते हैं और मेरी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होगी। आज जबकि 5 साल गुजर चुके हैं तो यकीन कीजिएगा उनकी कही हुई हर बात सच हो रही है। तो उसके बाद जब मैं पुलिस के पास जाती हूँ, पुलिस क्या करती है मेरे साथ, पुलिस के पास जाती हूँ कि मुझे मेरी FIR काटी जाए, तो उसी वक्त जो है पुलिस स्टेशन में 40 से 45 लोग हमलावार हो जाते हैं और हमें उठा के पंचायत में ले जाते हैं। हम लोग पंचायत में जाते हैं तो यकीन कीजिएगा 19 दिन तक पंचायत चलती है, जिसमें मुल्ज़िमान मानते हैं कि उन्होंने सब कुछ किया। अब वो पंचायत कौन लीड कर रहा है? वो आज़ाद कश्मीर का करंट सीनियर मिनिस्टर चौधरी तारिक फ़ारूक का भाई और बहनोई लीड कर रहा है। मतलब जहाँ पे कानून मौजूद है वहाँ पे इन पंचायतों वगैरह की मैं नहीं समझती कोई ज़रूरत है। तो 19 दिन तक पंचायत चलती है, मुल्ज़िमान मानते हैं हमने सब कुछ किया और इतने सारे लोगों की मौजूदगी में वहाँ पे जो है मेरी बनाई हुई वीडियो गैंग रेप के दौरान वो चलाई जाती है, जिस पे लोग हंसते हैं
मेरे हस्बैंड पे, मुझ पे, हम पे हंसा जाता है। तो मेरे हस्बैंड के कज़न कहते हैं कि इसको बंद करें, आप लोगों के अपने घर पे माँ बहन बेटियाँ नहीं हैं। तो फिर पुलिस और पंचायत जो है हमसे राज़ीनामा लिखवाती है गन पॉइंट पे, और जबकि गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और अगवा अपहरण का दुनिया के किसी कानून में कोई राज़ीनामा है ही नहीं। उसके बाद आप ये देखें कि जब मैं ये राज़ीनामा देते हैं मुझे कि राज़ीनामा हो के जाएँ जी, मैं पुलिस के पास जाती हूँ, DIG मीरपुर कि मेंबर पुलिस जो है मेरी FIR नहीं काट रही, तो हमें पंचायत के हवाले कर दिया था, तो मेरी FIR काटी जाए। अब जब मैं अपनी एप्लीकेशन मार्क करवा के वापस जाती हूँ पुलिस स्टेशन मेंबर, तो पुलिस कहती है आपकी FIR तो हो चुकी है, और एक नहीं दो। तो आप लोग ये देखें कि मेरी मतलब जो कुछ भी हुआ वो मेरे साथ हुआ था, ना कि पुलिस की माँ बहन बेटियों के साथ। तो पुलिस ने मेरी FIR को खारिज कर दिया और अपनी तरफ से काटी गई FIR को रखा ताकि मुल्ज़िमान को बचाया जा सके। अब जब इंक्वायरी स्टार्ट हुई तो हमें जो है अलग जगह पे ले जाया गया। जो DSP अमीन है उसने जो है अब वो किस तरह से इंक्वायरी स्टार्ट करता है। अब वो मुझे कहता है कि मेरी जो सिस्टर्स हैं उनके नाम बताऊं, उनके हस्बैंड के नाम बताऊं। देखिए ये किस तरह की इंक्वायरी है जिसमें मतलब मेरे हस्बैंड के फैमिली को भी और मेरी फैमिली को भी कहा जा रहा है कि एक एक करके लिखवाएं। अच्छा, उसके बाद जो है उसी वक्त 24 तारीख फ़ारूक का फ़ोन आ जाता है और कहता है कि ये जो है पंजाब की जो औरतें हैं 2 नंबर हैं, इसको गोली मारें और ना इसको ना दफ़ा करें यहाँ से। अब जब फ़ोन बंद होता है 24 तारीख फ़ारूक का, तो DSP अमीन जो है वो मुझे मैसेज कन्वे करता है कि चौधरी साहब कह रहे हैं पंजाब की जो सारी औरतें हैं वो 2 नंबर होती हैं। जिस पे मैंने DSP साहब को कहा कि सर मुझे 2 नंबर कहें, ना कि पूरी पंजाब की औरतों को, क्योंकि पंजाब की औरतों में नवाज शरीफ साहब की बेटी भी आती हैं, बीवी भी आती हैं। जिस पे DSP साहब ने जो है मुझे मुक्का मारा, मेरी चादर उतारी, और जब दूसरा मुक्का मारने लगे तो मेरे बेटे को जाके लगा और मेरे बेटे के दोनों दांत टूट गए और अभी तक उसके दोनों दांत आए ही नहीं हैं। उसके बाद मैंने अपनी जो तफ्शीश है वो चेंज करवाई और मैं मीरपुर लेकर आ गई। अब जब मैं अपनी तफ्शीश मीरपुर लेकर आई हूँ राजा इरफान सलीम साहब के पास, तो आप यकीन कीजिएगा कि उन पर इतना दबाव था कि उन्होंने दबाव डाल के उन्हें उम्रे पे भेज दिया गया। अब जब वो उम्रे पे जाते हैं तो पीछे जो तफ्शीश है वो दे जाते हैं SHO राशिद हबीब को। ये वही SP साहब हैं, इरफान सलीम साहब, जो कहते थे कि अगर इस केस को मुझसे कोई निचला अफसर देखेगा या तफ्शीश करेगा तो ये मेरी बहुत बड़ी तौहीन होगी। खैर इरफान सलीम साहब तो भाग गए, उनको तो अल्लाह याद आ गया, वो तो उम्रे पे चले गए। अब जब पीछे राशिद हबीब साहब जो हैं वो जो है पूरी केस की तफ्शीश कर रहे हैं, तो मैं जो न्यूज़ चैनल है उधर से अली मुमताज़ साहब आए थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था। मतलब वो वही चैनल है जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। तो वो मेरे साथ जाते हैं हवालात में। अब जब हम लोग हवालात में जाते हैं तो हवालात में मेरे मुल्ज़िमान है ही नहीं। अब मेरा जो मुल्ज़िम है हारून रशीद, उसका जो मामू है वो उधर सब इंस्पेक्टर लगा हुआ था। तो हर महकमे में मतलब जहाँ जहाँ जाती रही हूँ वहाँ इनका कोई ना कोई बंदा मौजूद होता है। तो मैं मीडिया को लेकर जाती हूँ हवालात में, तो हवालात में मेरे मुल्ज़िमान है ही नहीं। मैं राशिद हबीब साहब से पूछती हूँ कि सर मेरे मुल्ज़िमान कहाँ हैं, तो वो मुझे डांट देते हैं कि हमें अपना काम करने दो, जबकि मेरे मुल्ज़िमान जो हैं वो SHO के रूम में सो रहे हैं। अब मैं जो है मैंने चलें बर्दाश्त करती गई, क्योंकि मैं समझ गई थी जो इरफान सलीम साहब है वो सिंध से गायब हो गए थे और वो मुझे बार बार ये बात कहते थे कि मारिया आप अपनी जो तफ्शीश है वो मुजफ्फराबाद ले जाएं क्राइम ब्रांच में, तो वहाँ पे आपकी जो तफ्शीश है वो अच्छे से होगी। लेकिन मैंने ये कहती रही नहीं सर, मैंने सुना है कि आप बहुत ईमानदार अफसर हैं, तो मैं आप अपनी तफ्शीश जो है वो आपसे करवाना चाहती हूँ। अब देखें पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने एक तो मेरी FIR को खारिज कर दिया, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था जुल्म सितम ज़्यादती वो मेरे साथ हुई थी और उसकी गवाह मैं थी, और मैंने अपनी मौजूदगी में जो है FIR कटवानी थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब पुलिस ने मेरी FIR को खारिज कर दिया और अपनी तरफ से जो FIR काटी थी मुल्ज़िमान को बचाने के लिए। मेरे जो मुल्ज़िमान थे उनमें हारून रशीद, मामून रशीद, जमील शफ़ी, वकास अशरफ, अली असगर, सनम बीबी जो कि मामून रशीद की भाभी और हारून रशीद की बीवी है, तो 3 नामालूम थे। ये मेरे मुल्ज़िमान थे और पंचायत के तमाम लोग जिन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी दहशतगर्दी की थी। तो FIR भी अपनी तरफ से काटी पुलिस ने,
और मेरी एफआईआर को खारिज भी कर दिया, अपनी तरफ से काटी गई एफआईआर को भी रखा। तो अब जो अपनी तरफ से एफआईआर रखी थी उसके मुताबिक, ठीक है, सिर्फ 2 मुलजिमान को अरेस्ट किया, एक ने खुद से गिरफ्तारी दी और एक को इन्होंने अरेस्ट किया। और उसके मुताबिक मेरी 25 लाख रुपए में से 1 रुपये की रिकवरी नहीं हुई। मेरी 6 चूड़ियाँ उसको रिकवर नहीं किया गया, जो कि मामून रशीद और उसकी भाभी ने उतारी थी। तो मैं अब एस एच ओ साहब से पूछती हूँ, एस एच ओ साहब मेरी जो है मेरी रिकवरी, वो कहते हैं कि तुम्हारा जो पैसा है वो 24 तारीख फ़ारूक के जलसे में लग गया, अब इससे आगे एक बात भी नहीं करना। अब ये एस एच ओ साहब जो हैं वही हैं जिनको मुजफ्फराबाद महकमा तालीम से जब इन्होंने एक मासूम बच्चे पे तशद्दुद किया था और वो बेचारा बच्चा मर गया था, तो इसको महकमा तालीम ने महकमे से निकाल दिया था और ये जो है पुलिस के महकमे में आ गया। तो अब उसके बाद ये था कि मेरे जो मुलजिमान हैं वो सारे बरी हो गए, ठीक है, और जिनको अरेस्ट किया था उनसे किसी चीज़ की रिकवरी नहीं हुई। इवन के आप ये देखें वो गाड़ी, वो गन जिसमें मुझे मेरे बेटे को किडनैप किया था, वो तक रिकवर नहीं की गई। मतलब तफ्तीश होती तो रिकवर होता ना। तो उसके बाद मेरा जो केस है वो चला गया अदालत में। अब आप ये देखें कि 4.5 साल हो गए शरीयत कोर्ट मीरपुर में मेरा केस चल रहा है और अपील चल रही है, सॉरी, और उस पर कोई समाअत ही नहीं हो रही। तो समाअत क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मेरे जो मुलजिमान हैं उसमें से एक मुलजिम है हारून रशीद, उसका जो बहनोई है वो एडिशनल लॉ सेक्रेटरी है, इसलिए अदालतों में भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हारून रशीद जिसकी जोंग फ्रेंचाइज़ है, और जब 7 माह तक मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया गया और 7 माह तक मुझे नए नए लोगों से मिलवाया जाता रहा, तो उस दौरान जो है मुझे 22 सिम्स दी गई, क्योंकि ये लोग मुझसे अपनी मर्ज़ी की रिकॉर्डिंग्स करवाते थे कि ज़ाहिर है मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी इज़्ज़त थी। जब इज़्ज़त ही चली गई तो ये रिकॉर्डिंग्स, ये पिक्चर्स, ये वीडियोस, ये मेरा नहीं ख्याल कोई मायने रखती हैं। 7 माह तक जो है मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया, मुझे नए नए लोगों से मिलवाया, मुझे ये कहा जाता रहा कि अगर तुमने ज़बान खोलने की कोशिश की तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे फ्रेंचाइज़ में 2 नंबर पठान आते हैं और 2 नंबर ही उनको सिम सेल की जाती हैं। तो अगर तुमने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो तुम्हारी ये जो वीडियोस वगैरह हैं इसके ज़रिए तो एक तो तुम्हारे पूरी फैमिली को भेजी जाएंगी, और दूसरा ये वो पठान जो हैं वो तुम्हारे घर आएंगे और आकर फट जाएंगे। तो मुझे इस तरह से डराया जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि DCSP हमारे पाँव के नीचे बैठते हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आप यकीन करें कि जब 7 माह तक मुझे ज़िंदगी का निशाना बनाया और मैं खामोश रही, और जब मैंने तंग आके खुदकुशी की थी, खुदकुशी करने की कोशिश की थी, तो उस पे जो है मेरे हस्बैंड के सामने सारे हक़ाइक़ आए थे। मेरे हस्बैंड को पता चला था और मेरे हस्बैंड ने जाके अपने भाई से बात की कि तुम्हारे बेटे ने सब कुछ किया। बेशक ब्लैकमेल हो गया था, बेशक जो मर्ज़ी था, मेरा सबसे पहला मुलजिम तो वही है। जिस पे मेरे हस्बैंड के भाई ने कहा था कि तुम इसको जान से मार दो, इसने बहुत बड़ा जुल्म किया। तो अब जो मेरे हस्बैंड के कज़न हैं उन्होंने ये बात की कि ये जो लोग हैं ये बहुत ताकतवर लोग हैं, हमारी कचहरियों में, थानों में कोई सुनवाई नहीं होगी, तो बेहतर है हम लोग बैठ के मामलात को हल करें। आप ये भी देखें कि मेरे हस्बैंड, ज़ाहिर है लोग देखते हैं कि बीमर में कितना जुल्म हो रहा है और लोग इनसे बहुत तंग हैं। अब ये था कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं इनको खुद देख लूँगा। मैंने अपने हस्बैंड से कुरान पे हलफ लिया, मैंने कहा नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हम कानून से इंसाफ मांगेंगे। मेरे हस्बैंड जो कि आज खून के आंसू रोते हैं, 5 साल गुजर चुके हैं, वो कहते हैं, वो मुझसे सवाल करते हैं क्या तुम्हें कानून ने इंसाफ दिया, और वो मुझसे कहते हैं कि तुमने मेरे हाथ पाँव बांध दिए। अब आगे मेरे बच्चे, ठीक है, जो कि जिनके हाथों में पेन बुक्स होनी चाहिए, वो ये सब तमाशा देख रहे हैं कि हमारी माँ हर फोरम पे जा रही है और कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। तो आप यकीन करें, आप सोचिए कि इन बच्चों का फ्यूचर क्या है जब इनके हाथों में गन्स होंगी। मैं 1 को रोक सकती हूँ, 2 को रोक सकती हूँ, लेकिन मैं हर किसी को अपने बच्चे को नहीं रोक सकती। तो ये सोच के बड़ा दुख हुआ मुझे, और दुख होता है, और इसीलिए मैं खुद खुल के सामने आई हूँ, क्योंकि 4.5 साल से मैं अदालती फ़ैसले का इंतज़ार कर रही थी। जब अदालतों में भी हमें टारगेट किया गया, जब मेरे हस्बैंड तारीख पे जाते हैं तो ऐन पुकारी के टाइम पे जो है 2 सिविल कपड़ों में लोग आते हैं, फ़ौजी एजेंसी का हवाला देते हैं कि हम लोग फ़ौजी एजेंसी से हैं, मेरे हस्बैंड का बाजू पकड़ते हैं, इधर आओ मेरी बात सुनो। वो मेरे हस्बैंड को उठा के ले जाते हैं, और जो मेरे मुलजिमान हैं वो पीछे से अपनी मर्ज़ी की तारीख ले लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड जब रोसी रोड के लिए घर से बाहर निकलते हैं
तो ये किया जाता है कि दिन दिहाड़े 11-12 बजे उन्हें जो है आवारागर्दी का पर्चा दे के उनको अंदर कर दिया जाता है। मेरे हस्बैंड जो कि इंतहाई शरीफ इंसान है, जिस शख्स को अपने सिग्नेचर करने नहीं आते, अपना नाम लिखना नहीं आता, भला आप खुद सोचें, मेरे हस्बैंड को कहा जाता है कि नौसरबाज है, ये जाली करेंसी का धंधा करता है। वो शख्स जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता, वो भला क्या किसी से पैसे लेगा, क्या किसी को जाली करेंसी का झांसा देगा। तो मुझे 2 नंबर कहा जाता है, मुझे कहा जाता है कि मैं 2 नंबर हूँ। चलें, अगर मैं 2 नंबर हूँ तो मुझे इस बात का जवाब दिया जाए कि मैंने किससे 2 नंबरी की। 2 नंबर लोग तो पैसा लेते हैं, पैसा देते नहीं हैं। अब आप ये देखें कि ये जो लोग हैं, ये जो पूरा ग्रुप है, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया जी, वज़ीराबाद से लड़की है, मेरी बहन है, उसको किडनैप किया। उसको वज़ीराबाद से किडनैप करके लेके आ रहे हैं बीमर में, उसको दरिंदगी का निशाना बना रहे हैं और उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसकी पूरी फाइल मेरे पास मौजूद है। अब एक लड़की को इन्होंने किडनैप किया मरी से, एक लड़की है कोट जामल से। आप यकीन करें, जो मेरी बहनें, मेरे भाई मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आप यकीन कीजिएगा कि उनके जो फादर हैं, मैं उनके घर गई थी, उनके जो फादर हैं इस केस के बाद वो पागल हुए रोड से फिर रहे हैं। उनकी दाद रसी नहीं हुई, वो सफ़ेद पोश घराने से हैं। अब पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने इस केस में मौके पे पहुंची, पुलिस ने FIR भी काटी। पुलिस ने मुलजिमान को बचाने के लिए क्या किया, इस केस को गलत रंग दे दिया। कहा कि मतलब ये नहीं लिखा कि एक दरिंदा जो है वो एक या ये जो दरिंदे हैं बहुत सारे, ठीक है, ये एक लड़की की इज्जत लूट रहे थे, नहीं, बल्कि पुलिस ने लिखा कि जो जोड़ा है वो रंग रंगीलियाँ मनाते हुए पकड़ा गया। अब पुलिस FIR भी काट रही है, पुलिस ने FIR भी काट दी है, लेकिन क्या किया कि मुलजिमान को बरी कर दिया, केस को गलत रंग देके। तो उसके बाद जो एक लड़की है कचनातर से, इसके अपने मोहल्ले की, उसको भी ब्लैकमेल किया, उससे भी गैंग रेप किया, उससे 9.5 लाख रुपए ले लिए। अब उसके बाद मतलब बेशुमार है इनके बारे में, इनके जो माजी है ना, इनका माजी बहुत गंदा और बहुत घिनौना है। तो अगर आप पढ़ने पाएँ तो आपको 2 दिन लग जाएं, लेकिन इनके काले करतूत ख़त्म ना हो। इन लोगों ने कचहरियों पे हमले किए, इन्होंने DC को, SP को उनके ऑफिस में मेहमान बनाया। जब इन लोगों ने कचहरी पे हमला किया ना, तो यकीन करें बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए, जजेस मतलब मुल्क छोड़ के भाग गए। वो लोग जो ज़ख्मी हुए थे वो आज तक चलने फिरने के काबिल नहीं हुए। वो लोग जो मर गए, उनके साथ क्या हुआ कि पुलिस ने FIR काट के केस को छोड़ दिया, किसी को भी इंसाफ नहीं मिला। तो फिर वो मेरी बहनें बहुत सारी जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, कुछ को मार दिया गया, कुछ को ज़िंदा जला दिया गया, और जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज़ निकाली या कोशिश की तो उनको गलत रंग दे के उनको 2 नंबर कह के केस को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब मैं पुलिस से ये सवाल करती हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि मैं मतलब झूठी हूँ, मेरा केस झूठा है। लोग मुझे कहते हैं कि मैं 4.5 साल खामोश क्यों रही। 4.5 साल खामोश इसलिए रही कि मैं अदालती फैसले के इंतज़ार में थी। जब अदालतों में भी हमें टारगेट किया जा रहा है तो मैं फिर खुल के सामने आई हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों का फ्यूचर कुछ भी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेरे बच्चे कल को गन्स उठाएंगे तो इसका इंसाफ कौन करेगा। मैं 4.5 साल से इंसाफ कर दर की ठोकरें खा रही हूँ और मुझे इंसाफ नहीं। मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मिलती हूँ, मैं गेस्ट हाउस मीरपुर में गई हूँ। पहले तो पुलिस ने मुझे बहुत मारा पीटा, मुझे ज़ख्मी कर दिया। मैं जब गाड़ी के आगे लेट गई और मैंने कहा कि मैं उनसे मिल के जाऊँगी, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मुझे मेरे ऊपर गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चला दें। अच्छा, उसके बाद मुझे कहा गया कि चलें जी मिलें, ये जो आपको मतलब ब्लड वगैरह निकल रहा है इसको साफ़ करें। मैं अंदर जाती हूँ, मैं कहती हूँ फ़ारूक हैदर साहब से कि सर मेरे साथ ये बहुत बड़ा जुल्म, मुझे कहते हैं पहले क्या तमाशा लगाया हुआ था। मैंने कहा सर मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और मैं आपके पास इंसाफ की अपील लेकर आई हूँ। तो वो कहते हैं क्या हुआ है। मैं कहती हूँ सर मेरे साथ जो है इन बदमाशों ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, जिनको आज़ाद कश्मीर का करंट सीनियर मिनिस्टर चौधरी तारिक फ़ारूक सपोर्ट कर रहा है। तो फ़ारूक हैदर साहब कहते हैं बीबी बच्चे कितने, मैंने बताया 5 बेटे हैं। तो कहते हैं अपने बच्चों की तरफ देखो, मतलब उन्होंने मुझे डायरेक्ट धमकी लगा दी। अब मैं उन्हें कहती हूँ कि सर मेरे बच्चों से भी रेप की मुझे धमकियाँ दी जाती हैं। वो कहते हैं मेरे बच्चों से रेप करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने सैयद फैमिली के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। तो फ़ारूक हैदर साहब कहते हैं कि बीबी 4 गवाह ले आओ। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा सर आप इस रियासत के हुक्मरान हैं और आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं 4 गवाह लेकर आओ। अगर 4 गवाह होते तो कम अज़ कम उन चारों में से कोई एक तो मुझे बचाने के लिए आगे होता, कोई एक तो ऐसा होता जो मुझे मतलब इन दरिंदों को रोकता ये सब करने से और मुझे बचाता। तो बड़ी मायूसी हुई कि देखें
ये जो है इस्लामी रियासत के हुक्मरान हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे धमकियाँ लगा रहे हैं। तो फिर मैं गई हूँ मुज़फ़्फ़राबाद मैंने UN ऑफिस के आगे प्रोटेस्ट की। मैं वहाँ प्रोटेस्ट कर रही हूँ तो वहाँ पे जो है जो तारिक फ़ारूक की गाड़ी आती है, वो गाड़ी रुकती है, वो शीशा उतारता है गाड़ी का, वो मुझे देखता है। आप यकीन करें 5 मिनट के बाद ही वहाँ पुलिस की इतनी नफरी पहुँच जाती है, तो मुझे मारा पीटा गया, मेरे बच्चों छोटे छोटे बच्चों को मारा गया। और यकीन करें हमें गाड़ी में उठा के इस तरह फेंका जिस तरह कोई मरा हुआ जानवर होता है ना, उसको फेंका जाता है। तो मुझे गाड़ी में ना यहाँ पे मतलब जूते जाते हैं, वहाँ पे मुझे लिटा दिया गया और मेरे गर्दन पे और मेरे सर पे जो है वो जो कमांडोज थे उन्होंने पाँव रख लिए। तो मुझे ले जाया गया SP ऑफिस गई। तो वहाँ पे जाके जो है अकमल नामी आई थिंक DSP था या SP था, मैं नहीं जानती, उसने जो है एक बंद कमरे में मेरी तफ्तीश की। मुझे मतलब एक बेल्ट टाइप चीज़ थी, उससे मुझे मारा पीटा। जब मुझे मारा पीटा गया और मेरे बच्चे रो पड़े तो हमें गाड़ी में डाला, हमारे हाथ पाँव बांध के। मेरे बच्चे छोटे छोटे, ठीक है, तो उनको वो रमज़ान के दिन थे, तो मेरे बच्चों को भी गाड़ी में डाला, उनके भी हाथ पाँव बांधे और मेरे भी हाथ पाँव बांधे और हमें कोहाला का पुल क्रॉस करवा के आगे जंगल था, जंगल में छोड़ दिया गया शाम के टाइम। तो मतलब जो एहतजाज, जो मेरा हक है, इन लोगों ने मुझसे ये हक भी छीन लिया। अब चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हैं, उनको मैं 42 लेटर्स लिख रही हूँ। मैं उन्हें बता रही हूँ कि सर मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। एक लेटर लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, मैंने 42 लेटर लिखे जिसके प्रूफ सबूत मेरे पास मौजूद हैं। चलें, वो जो है वो चीफ जस्टिस जो हैं वो इंसानों के चीफ जस्टिस हैं, उनको मुझे बुलाना चाहिए था, मेरी बात सुननी चाहिए थी। जब उन्होंने 42 लेटर्स का रिप्लाई नहीं दिया तो मैं 2 मरतबा मुज़फ़्फ़राबाद गई सुप्रीम कोर्ट के बाहर, मुझे किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। मैंने चीफ जस्टिस साहब के नंबर पर कॉल की, मैं कहा सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब चीफ जस्टिस साहब की गाड़ी अंदर खड़ी हुई है, तो कहते हैं मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं घर खाना खाने के लिए आया हूँ। मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। तो अदालत का टाइम भी ख़त्म हो गया था, मैं वापस आ गई। मैंने जो है मैं कहा चलें कोई अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इसी। मैं वेट करती रही, मुझे उनके ऑफिस से कॉल आई, वो कहते हैं बीबी क्या तमाशा है ये, तुम्हारे लेटर्स आ रहे हैं बार बार। मैंने कहा सर मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा पैगाम पहुँचाएं चीफ जस्टिस साहब तक। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं तुम शादीशुदा खातून हो, अगर रेप हो गया तो बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं शादीशुदा हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है या मैं औरत ही नहीं हूँ? उसके बाद आप ये देखें, मैंने तमाम इदारों में जो NGOs ठीक है चल रही हैं, ठीक है, पाकिस्तान में काम कर रही हैं, मतलब काम तो नहीं कर रही बस नाम की, तो मैंने वहाँ पे लेटर्स लिखे, मैंने रिक्वेस्ट की। इवन कि जब मैं प्रोटेस्ट की मैंने मुज़फ़्फ़राबाद में, जब उन्होंने मुझे कोहाला का पुल क्रॉस करवाया तो मैंने पूछा मुझे यहाँ पे क्यों मतलब उतारा गया है, मुझे रियासत बदर क्यों किया जा रहा है, ये तो मेरी रियासत है। अगर नहीं आप लोग मुझे इंसाफ दे सकते तो मुझे मेरी रियासत मकबूजा कश्मीर में भेजा जाए, मैं मकबूजा कश्मीर में जाऊँ, मेरी रियासत है और मुझे वहाँ पर जाने से कौन रोक सकता। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे रियासत बदर कर दिया कि जाओ बीबी तुम रियासत बदर हो, दोबारा खबरदार इस रियासत में कदम रखा। क्यों? क्योंकि मैंने एहतजाज किया मुझसे, मतलब ये लोग एहतजाज करते हैं, मैं एहतजाज करूं तो मेरा कोई हक नहीं। वाकई जो इंसाफ है, जो कानून है, वो तो किसी नाम का है ही नहीं, भीमर में भी, पूरा आज़ाद कश्मीर में भी। जिस तरह से मैंने आपको बताया, जिस तरह से जितनी मेरी बहनों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, मैं पुलिस से पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी इनको किसी एक FIR में भी सज़ा सुनाई गई? और मैंने स्टेटस दिया था कि मैं दावे से ये बात करती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ कि कोई भी आज़ाद कश्मीर का पुलिस अफसर अपने हाथ में कुरान पाक रखे और अपनी गोद में अपने बच्चों को बिठाए और इस बात का मुझसे वादा करे कि वो तफ्तीश को, बल्कि मुझसे ना करे, आला हुकाम से करे, कि वो तफ्तीश ईमानदारी से करेंगे। तो आप यकीन करें जब इनको अरेस्ट किया जाएगा तो इनके खिलाफ जितने प्रूफ सबूत निकलेंगे ना, हज़ारों के जो है ना तादाद में इन लोगों के खिलाफ FIRs होंगी। मेरे पास तो कुछ हैं, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भूखा रख के वो FIRs हासिल की हैं, ताकि मेरे पास भी, मतलब पूरे भीमर को पता तो है इनके खिलाफ लोग जाते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर हम जाएंगे तो हमारी आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब मेरे मुलजिमान, जिन्होंने, एक जो मेरा मुलजिम है जमील शफ़ी, उसने उसाफ न्यूज़पेपर का सहारा लिया हुआ है, झूठी आड़ ली हुई है, और ताकि कोई भी उसके ख़िलाफ़ बोल ना सके। अब ये पता नहीं शामपुर का मोची है, ये किस साइड से है, ये यहाँ का बाशिंदा है ही नहीं। और मैं पूछना चाहती हूँ कि उसको यहाँ का बाशिंदा किसने दे दिया? एक बाहर का बंदा जिसका कोई अता पता ही नहीं है,
उसको जो है यहाँ की इस रियासत का बाशिंदा दे दिया गया। और मैं, ठीक है, जो इस रियासत की हूँ, मेरे आईडी कार्ड पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे जो है रियासत बदर किया जा रहा है। तुम रियासत बदलो, या तो हम मेरी आईडी कार्ड से पाकिस्तान हटा दिया जाए, आज़ाद कश्मीर हटा दिया जाए, तब तो मैं मानूँ भी सही कि मैं इस रियासत की बाशिंदा नहीं हूँ। वो लोग जो इस रियासत के हैं ही नहीं, जिनका कोई अता पता है ही नहीं, उनको जो है ना इस रियासत का बाशिंदा बना दिया गया। अब यह है कि चलें, मेरी बहुत सारी बहनें वो भी झूठी होगी, मैं भी झूठी होगी, मेरे केस को पुलिस ने गलत रंग दे दिया, मेरी बहुत सारी बहनों को भी, उनके केस को भी गलत रंग दे दिया। लेकिन एक दुख है कि अगर मेरी उन बहनों को इंसाफ मिला होता ना, तो आज मुझे भी मिलता, आज मुझे दुख ना होता, आज मैं इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें ना खा रही होती। तो इमाम मस्जिद है, इन लोगों ने, इस ग्रुप ने उनके ऊपर जो है बहुत तशद्दुद किया था मस्जिद में खड़े होके। और जब उन्होंने इन पर तशद्दुद किया, इमाम साहब पे, जिनके पीछे खड़े होकर आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उन तक को इन लोगों ने बख्शा नहीं। उनसे भी जो है जो मस्जिद की जगह थी वो छीन ली गई, वो ज़ब्त कर ली गई। आज वो मेरे साथ हैं इमाम साहब, और वो मुझे कहते हैं बेटा जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ। तो आप मुझे बताएं कि इमाम साहब भी झूठे हो सकते हैं? आप इमाम साहब को भी झुटलाएंगे जिनके पीछे खड़े होकर आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं? अच्छा, एक तो मेरा मुल्ज़िम ये हो गया जमील शफ़ी। अब उसाफ के जो हैं यहाँ पे मोहसिन अली साहब, आई थिंक, मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ये मुल्ज़िम है, इसके माजी में जाएँ, इसका माजी क्या है? आपने इसको जो है यहाँ पे भिम्बर में इसका ब्यूरो चीफ बना दिया उसाफ न्यूज़पेपर का, जबकि ये तो बहुत बड़ा दहशतगर्द है। आप इसका माजी तो देखें, मतलब सच का और हक का कलमदान जो है आपने एक मुल्ज़िम को थमा दिया। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, दुख हुआ। अब जो दूसरा मेरा मुल्ज़िम है हारून रशीद, जिसकी जोंग फ्रेंचाइज भी है और जो पठानों को 2 नंबर सिम सेल करता है किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड, 2 सिम्स जो हैं वो उसके अपने मोहल्ले की मेजर साहब हैं, उनकी बेटी के नाम पे भी थी। उनकी बेटी को भी उसने इस तरह ब्लैकमेल किया था, और आई थिंक वो पुलिस केस बना था। अब उसकी जोंग फ्रेंचाइज भी है, जो कि दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा सबब बन सकती है अगर इसको ना रोका गया, अगर इसकी फ्रेंचाइज को सील ना किया गया। लेकिन कौन करेगा, कौन सुनेगा? अब वो जो मेरा मुल्ज़िम है उसने शाहीन न्यूज़पेपर का आड़ ली हुई है। शाहीन न्यूज़पेपर का वो ब्यूरो चीफ है भिम्बर में। मतलब हर झूठे बंदे को, हर दहशतगर्द बंदे को न्यूज़पेपर का ब्यूरो चीफ बना दिए। तो उसके बाद तीसरा मुल्ज़िम मेरा मामून रशीद, जो कि हारून रशीद का भाई है। अब मेरे सुनने में ये आता है मेरा मुल्ज़िम जो कि मुझसे पैसे लेके भागा हुआ है और मेरे बेटे को अगवा करने में भी शामिल है। वो जो है मैंने सुना है कि कहीं रावलपिंडी में आई थिंक, या कहीं भी, कहीं वो ऐसा ही लग गया है, और मैं इसको ट्रेस कर रही हूँ। जैसे मुझे पता चला कि वो कहाँ पे होता है, तो मैं उस महकमे में कॉल करूँगी, मैं लेटर लिखूँगी, मैं खुद जाऊँगी वहाँ पर प्रोटेस्ट करूँगी और बताऊँगी ये तो मेरा मुल्ज़िम है, ये तो मुझसे पैसे लेके भागा हुआ है, ये तो मेरे बेटे को अगवा करने में नामजद है। तो आपने इसको कहाँ पे ऐसा ही रख लिया? ठीक है, तो जो ये पूरे का पूरा ग्रुप है ना, ये इसने बस झूठी सहावत की आड़ ली हुई है ताकि कोई भी इनके खिलाफ़ ना बोल सके, ताकि कोई भी इनके खिलाफ़ ना निकल सके। अब जब मैं यहाँ पे वीडियो पैगाम अपलोड करती हूँ तो ये होता है कि वो भाई जो मेरा साथ देते हैं, तो उनको जो है ये लोग क्या करते हैं, इनबॉक्स में मेरी बनाई गई पिक्चर्स, गैंग रेप के दौरान मेरी बनाई गई वीडियोस वो शेयर करते हैं। अब जो 22 सिम्स मुझे दी गई, जिसमें से मैं जो 3 सिम्स थी वो मैंने एसपी मीरपुर को दी थी। मैंने कहा सर इसमें तमाम डाटा मौजूद है, जिस तरह मुझे ब्लैकमेल किया गया, जिस तरह से भी जो कुछ भी आप मतलब आपको प्रूफ सबूत चाहिए सब इसके अंदर है। अब एसपी साहब के पास वो 3 सिम्स हैं, और मैंने उस वक्त के वज़ीर दाखिला से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है मैंने कहा था कि इसको सज़ा सुनाई जाए, तो इन 3 सिम्स की क्या सज़ा बनती है, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। और अब उसके बाद ये है कि मैं जो हूँ, मैं 4.5 साल से इंसाफ के लिए फिर रही हूँ, दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। बस दुख इस बात का है कि अगर मेरी पहली बहनों को इंसाफ मिलता तो आज मैं भी सोचती कि मुझे इंसाफ मिलेगा। वो लोग जो चल रहे हैं, वो लोग जो मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते हैं, वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई जो मेरी आवाज़ को उठाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उनको मेरी पिक्चर्स सेंड करते हैं, उनको मेरी वीडियो सेंड करते हैं, उनको मेरी अपनी मर्ज़ी की बनाई गई रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं। इवन के जो मेरी आईडी कार्ड पे मेरी पिक है, ठीक है, इनको वो किसने अथॉरिटी दे दी कि वो मेरी अमनादरा ऑफिस जाके मेरी फ़ोटो निकलवाएं और उसको जो है यहाँ पे अपलोड करें? मैं डीआईजी मीरपुर को मैंने इन्फॉर्म किया, मैंने कहा सर मेरी आईडी कार्ड की पिक को ये लोग दुनिया को दिखा रहे हैं, ठीक है, ये अथॉरिटी इनको किसने दे दी है? मतलब ये इस तरह के लोग हैं। इन लोगों का ये हाल है कि हर महकमे में इनका कोई ना कोई बंदा बैठा है।
अब मैं जो पुलिस भिंबर पुलिस की बात करूँ, कुछ लोग भिंबर पुलिस के, तो उन लोगों क्या है, उन लोगों को पुलिस की वर्दी बना दी गई है। मतलब वो पुलिस की वर्दी पहना के, मतलब पुलिस पूरे पुलिस महकमे की मैं कहती हूँ बेहरमती की गई है। वो लोग तो पुलिस वर्दी के लायक ही नहीं है। अब एक तारीख से लहरिया, ठीक है, जब मेरे साथ ये सारे मामला होते हैं, मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, तो वो अकेला मेरी तफ्तीश कर रहा है। वहाँ पर लेडीज़ पुलिस मौजूद नहीं है। वो अकेले कमरे में कभी मेरा दुपट्टा उठा के देख रहा है, कोई मेरी शर्ट उठा के देख रहा है। भाई ये क्या है? वहाँ पर लेडीज़ पुलिस मौजूद ही नहीं है। वो तारिक सलहरिया जो है वो इनका बंदा है, वो असल में इन्हीं का बंदा है। तो उसको बस पुलिस वर्दी पहना दी गई है, ठीक है। पुलिस वर्दी की मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बेहरमती की है, बहुत बड़ी बेइज्जती की है। तो असल में वो पुलिस वाले नहीं है, असल में हर महकमे में बिठाए गए इनके लोग हैं। अब मैं बात करूँ चौधरी तारिक फ़ारूक जो कि जब मेरा केस चला, मतलब पीछे भी वो उनको सपोर्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि पुलिस FIR काटती है, मतलब सैकड़ों हज़ारों FIRs हैं और किसी एक FIR में इनको सज़ा नहीं दी गई। क्यों? पुलिस FIR भी काट रही है, पुलिस बता भी रही है सब कुछ हुआ है। मतलब पुलिस झूठी, वो लोग झूठे या ये लोग झूठे। अब पुलिस FIR काट देती है लेकिन जो इनको सज़ा नहीं सुनाती। अब जो तारिक फ़ारूक जो कि मेरे केस के दौरान जब हमें पंचायत के हवाले किया गया, फिर ये जो दहशतगर्द चौधरी तारिक फ़ारूक है, इसके भाई ने और बहनोई ने पंचायत को लीड किया। हम पे हंसे ये लोग, हमारी वीडियोस पिक्चर्स जो हैं वो लोगों को दिखाई गई, जैसे इनके अपने घर पे माँ बहन बेटियाँ हैं ही नहीं, इनकी माँ बहन बेटियाँ मर गई हैं। तो जो तारिक फ़ारूक जो है, अब मैं पंचायत में बैठी हुई हूँ, जो तारिक फ़ारूक जो है वो बैठा हुआ है SP के पास, ठीक है। और इनको चले, अब आज जो तारिक फ़ारूक कहता है कि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ओ भाई, अगर तुम्हारा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था, तुम्हारी अपनी शहर की बेटियों के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तुमने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? तुम्हारे अपने शहर में हो रहा है, तुम किस चीज़ के मिनिस्टर हो? तो वही बात कह के कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, बस साइड पे हो जाता है। अब जबकि 8 मार्च से पहले वहाँ समानी में एक मेला हुआ है, तो मेले में जाके मेरे मुलजिम जो कि किसी की माँ बहन बेटी बीवी की इज्जत को तार तार कर रहे हैं, जिनके खिलाफ माजी में, जिनका माजी इतना गंदा है, जो मतलब सबसे बड़े दहशतगर्द हैं, तो उनको ये लोग जो है अवार्ड से नवाज रहे हैं। बेहतरीन कारकर्दगी का जो है उनको अवार्ड दिया जा रहा है। क्यों भाई? उनको भिंबर में कोई शरीफ इंसान नहीं मिला? या उनको वो जो बॉर्डर पे किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का मियाँ शहीद हो गया, क्या उनको उनके लवाई की नज़र नहीं आए? बॉर्डर्स पे जाते, वहाँ जाके उनके वहाँ मतलब जो उनके लवाई की ने उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता, ना कि इन दहशतगर्दों को। तो कहता है मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, और इनको हीरो बना रहा है, इनको उठा रहा है दहशतगर्दों। क्यों? तो अब ये है कि देखें 4.5 साल से मुझे कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो थी नून लीग की, और अभी भी है। जब तक नून लीग की गवर्नमेंट रहेगी यही काम होते रहेंगे, और इसी तरह से जो है लोगों की इज़्ज़तों को तार तार किया जाता रहेगा। हमें जो है आज़ाद रियासत का हवाला देके हमारी इज़्ज़तों को तार तार किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम मानते हैं, लेकिन ये किस नाम की आज़ाद रियासत है जहाँ पे लोगों को आज़ाद रियासत का हवाला देके उनकी इज़्ज़तों को तार तार किया जा रहा है? भैया, अगर तुम लोगों ने हम पे इस तरह काबिज रहना है, अगर हम लोगों को इंसाफ नहीं देना, अगर यहाँ पे कानून मर चुका है, अपने बनाए हुए कानून चलाने हैं, तो फिर हमें इस रियासत में क्यों रखा हुआ है? हमारी रियासत मकबूजा कश्मीर में हमें भेजा जाए, जहाँ पे हमें दुख नहीं होगा, हमें पता होगा कि सिर्फ हमारे साथ नहीं, हर दूसरे तीसरे चौथे के साथ जुल्म हो रहा है। तो ये आज़ाद रियासत होते हुए भी रियासत आज़ाद नहीं है। यहाँ पे कोई कानून नहीं, कोई इंसाफ नहीं। यहाँ पे तो बस यही हिसाब है कि लोग इंसाफ के लिए जो निकलता है, जो मेरी बहन निकले तो वो क्या करती है, एंड यही होता है कि उसको जान से मार दिया जाता है। मुझे पता है मुझे ही मार दिया जाएगा। मैंने 4.5 साल जो है एक लंबा अरसा है, और मैंने बहुत लंबा वेट किया। तो गवर्नमेंट्स की तरफ से उसके बाद जो है कानून की तरफ से, उसके बाद आप ये देखें कि अदालतों की तरफ से हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, और ये निज़ाम जो है इस तरह चलता रहेगा। बहुत सारी मेरी बहनें आएंगी, ठीक है, इंसाफ की अपील करेंगी, कुछ ढक छुप जाएंगी, कुछ अपनी इज़्ज़त की खातिर खामोश हो जाएंगी, क्योंकि कहते हैं कि अगर औरत जो है ना, औरत खामोश हो जाए ना, तो कहते हैं औरत को कि हाँ तुम गलत थी, कसूर सारा का सारा तुम्हारा ही होगा। और जब औरत अपनी आई पे आती है, जब निकल जाती है, तो फिर उसको मार दिया जाता है, उसके साथ बहुत बुरा केस जाता है। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ सबूत हैं। मैं इंशाल्लाह GHQ जाऊंगी, GHQ जाके मैं पेश करूंगी,
और मैं मतलब जो आर्मी चीफ़ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, तो इनका हिसाब किया जाए। आप पाकिस्तान से आपने दहशतगर्दी ख़त्म की है, अब जो है आप नज़रसानी करें यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में भी। तो यहाँ पे जो है बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा है, कचहरियों पे, मतलब सरकारी बिल्डिंग्स पे हमले किए जा रहे हैं, और लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, लोगों को सरेआम मारा जा रहा है, और उसके बाद कोई इंसाफ नहीं। कोई अगर इनके खिलाफ़ बोलता भी है तो इनकी आवाज़ों को, मतलब उन बेचारों की आवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि मैं अपनी उन बहनों से भी रिक्वेस्ट करूँगी जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, और कुछ उनमें से कुछ ने मुझसे रब्ता भी की है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे साथ चलें। मैं आपकी आवाज़ बनी हूँ, क्योंकि भिंबर से जितने भी जुल्म हुए, भिंबर में इनके ख़िलाफ़ निकलने वाली मैं पहली खातून हूँ, मैं पहली औरत हूँ, मैं आपकी आवाज़ बनी हूँ। मतलब इंसाफ पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, इंसाफ तो शायद मतलब कश्मीर में है ही नहीं, इंसाफ तो भिंबर में है ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि ना आप मेरी आवाज़ बने, आप मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के चलें। और मैं आर्मी चीफ से अपील करूँगी कि ये बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। ये पुलिस जो है, मतलब पुलिस भी मिली हुई है इनके साथ, पुलिस पूरी मिली हुई है। वही पुलिस वाले जो मेरे केस को ख़राब करते हैं, वही पुलिस वाले जो है हम मेरे हस्बैंड को, हमारे साथ चलने वाले लोगों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना के उन पे FIR दे देते हैं। वो बेचारे अपने ही चक्रों में पड़ गए हैं, वो अपनी ही तारीखें भुगत रहे हैं। क्यों भाई, हमारे साथ क्यों? मतलब जब हमें इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर क्यों हमारे साथ ये सब कुछ किया जा रहा है? तो कानून और इंसाफ नाम की तो खैर चीज़ यहाँ पे है ही नहीं, और ना होगी। जैसा कि कहा मैंने, किसी को इंसाफ मिला होता तो आज मैं भी सोचती कि मुझे इंसाफ मिलेगा। तो इंसाफ तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि मुझे पता है मुझे मार दिया जाएगा। मुझे बहुत सारी धमकियाँ दी गई, और मेरे घर के बाहर आके मेरे मुलजिमान ने फायरिंग भी की। मैंने अपने हस्बैंड को भेजा कि आप जाएँ न्यू सिटी थाने में एप्लीकेशन दें कि मेरे मुलजिमान जो हैं वो इस तरह से मेरे घर के बाहर आते हैं, हमें हरासा करते हैं, मेरे बच्चों तक से रेप की हमें धमकियाँ देते हैं। जब मेरे हस्बैंड एप्लीकेशन देने जाते हैं तो, और कहते हैं पुलिस को कि जब मेरे मुलजिमान आएंगे तो हम आपको मौके पे बताएंगे, पुलिस क्या करती है, वही पुलिस जो उनके साथ मिली हुई है, वही पुलिस जो है ना हमारी एप्लीकेशन, दी जाने वाली एप्लीकेशन को जो है उस पर सरकारी इस्तगासा कर देती है। मतलब उल्टा जो है ना हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय उल्टा हम पे वार किया जाता है। वो देखें, हम पे तो वार हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड रोजी रोटी के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, दिन में 11-12 बजे जो है उन्हें आवारागर्दी के इल्ज़ाम में अंदर किया जा रहा है। भाई इनके खिलाफ जो इतनी सारी FIRs कटी हैं उसमें सज़ा इनको क्यों नहीं दी गई? हमारे खिलाफ तो पुलिस 1 मिनट में एक्शन लेती है, आप यकीन करें। तो इनको सज़ा कौन देगा? तो मैं आर्मी चीफ के साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से भी मैं अपील करूँगी कि पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल ऐप जो आपने मुतारिफ़ करवाया है वो आज़ाद कश्मीर में मुतारिफ़ तो हो गया है, लेकिन उस पर अमल दरामद कोई नहीं हो रहा। क्योंकि जब भी मैं सिटीज़न पोर्टल में अपनी कोई भी कंप्लेन रजिस्टर करती हूँ तो वो जब मेरे मुतलका थाने में जाती है तो फिर ये होता है कि हमें जो है, मतलब मुझे वहाँ पे बुला के, पहले तो मुझसे रब्ता किया ही नहीं जाता। जब मैं स्टेटस देखती हूँ, मैं खुद रब्ता करती हूँ, तो वो कहते हैं जी आप आ जाएँ। और जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो यकीन कीजिएगा मुझ पे बुरे तरीके से हंसा जाता है, मेरा मजाक बनाया जाता है, मुझसे उल्टे सीधे सवाल किए जाते हैं। तो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे भिंबर में कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा। बस मेरे केस क्या, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं जी केस अदालत में, बस ये काम करके अब आप ये देखें कि अगर अल्लाह ना करे हम में से किसी को मार दिया जाता है और मैं भिंबर पुलिस के पास जाती हूँ तो वो ये बात करेंगे आपका जो केस है वो अदालत में, और मुझसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, आपने जो कहा था कि आप करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ जाएंगे, तो आपने पाकिस्तान से करप्शन का ख़ात्मा भी किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी आवाज़ को सुने, मुझे इंसाफ फराहम करें और इन करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ जाएँ। क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में कोई भी कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। यहाँ पे लोग इंसाफ के लिए मर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंसाफ कौन देगा? तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो माहिर कानूनदान हैं, जो इंसाफ के अलमदार हैं, उनसे भी कि मेरी आवाज़ सुनी जाए। क्योंकि 5 साल का जो अरसा है वो बहुत बड़ा अरसा है, और आप यकीन करें कि अगर अदालती फ़ैसले की बात करूं या अपील की बात करूं तो हम लोग तो पहले ही मर गए थे। हमारा तो 1-1 रुपया जो है इन लोगों ने ले लिया। तो हमारा तो जो अपना घर था वो भी हम लोगों ने गिरवी रख दिया। जिन लोगों के हम लोगों ने कर्ज देने थे उन लोगों को हमने अपना घर दे दिया। हम अपने शहर नहीं जा सकते, मेरे बच्चे तरसते हैं अपने गाँव जाने को। तो
बस यही रिक्वेस्ट है कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, क्योंकि अगर मैं झूठी हूँ, अगर मैं 2 नंबर हूँ, तो इसका मतलब है पुलिस भी झूठी है और मेरी पिछली बहनें भी झूठी हैं जिनके साथ इन्होंने ये सब कुछ किया। सिर्फ़ और सिर्फ अगर सच्चे हैं तो तारिक फ़ारूक ग्रुप सच्चा है और कोई भी नहीं। तो मैं जीओसी मरी से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे बेटे के अगवा में मुलविस जो मुलजिम है मामून रशीद, वो जो है सरकारी ओहदे पे फाइज हो गया, तो उसको जो है वहाँ से हटाया जाए और मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। तो क्योंकि जब मैं जो सेनेट की कायमा कमेटी पर इंसानी हकूक़ है, मैं वहाँ पे गई थी, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ, तो जो भिंबर पुलिस है वो कहती है कि जो पाकिस्तान की हदूद है वहाँ पे आपके साथ ये सब कुछ हुआ। मैंने सोचा चलें कश्मीर में तो मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं पाकिस्तान जाके देखती हूँ। तो मैंने वहाँ पे जो है सेनेट की कायमा कमेटी पर इंसानी हकूक़, मैं वहाँ पे गई। तो वहाँ पे जाके जब मैंने अपना केस बयान किया, तो जो नसरीन जलील साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि बीबी आप जो हैं कश्मीर से हैं और कश्मीर के जो हैं असूल वो अलग हैं, हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो मैंने फिर उनको ये जवाब ज़रूर दिया कि अगर कश्मीर में आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो जो आपकी अहम 5 बड़ी पोस्टें हैं वो आज़ाद कश्मीर में क्या कर रही हैं, उनको भी आप वापस बुलाएं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो रास्ते जो अलग अलग हैं। तो जिस पे वो भड़क उठी, तो मैंने उनसे पूछा, मैं मैडम कश्मीर में भी इंसाफ मेरे लिए नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? कहती हैं जाओ जाके इंडिया से इंसाफ मांगो। तो वहाँ पे पूरी कमेटी थी, हर बंदे ने वहाँ पे सुना। वहाँ पे एक इंसानी हकूक़ के थे, आई थिंक इश्तियाक नाम था उनका, उन्होंने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की और उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा माफिया है, तो मैडम आप इनको नहीं जानती और आप ये किस तरह की बात कर रही हैं। मेरे हस्बैंड उस पर भड़के कि हम लोग इंसाफ मांगने के लिए इस कमेटी में आए हैं और आप हमें कहती हैं कि इंडिया में। तो बस ये कुछ हुआ हमारे साथ, ठीक है, हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा, हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। तो डीसी भिंबर जो हैं वो अवाम हमारे जो मतलब हमारे टैक्सों का जो पैसा है, ठीक है, वो दहशतगर्दों पे लगा रहे हैं, उनको अवार्ड दे रहे हैं और मतलब भिंबर में हर जगह पे बिठाया हुआ एक बंदा उनका अपना है। तो मैंने अपने केस के दौरान ही आईजी साहब हैं मलिक खुदा बख्श साहब, मैंने उनसे रब्ता किया था, मैंने उनको बताया था कि सर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, आप मेरा साथ दें। आई थिंक ये 2016 की बात है। तो उन्होंने कहा था बेटा मैं बेबस हूँ, मतलब बहुत अच्छे थे वो इंसान, जिन्होंने मुझसे एटलीस्ट मुझसे सच तो बोला, मुझे सच तो कहा बेटा मैं बेबस हूँ। तो मैं जो है मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप यकीन करें उनकी बेबसी क्या थी, आज मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है। तो अब मेरे वो बहन भाई जो मुझसे सवाल करते हैं कि मेरे पास पैसा कहाँ से आया, मैं उनको भी एक जवाब दे दूँ कि भाई इन लोगों से नहीं पूछा जाता, इन लोगों के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई। अब मेरे मुलजिमान में से जो एक मुलजिम है हारून रशीद, उसका जो बाप है उसने जो हाजिर मिनिस्टर थे उनके अकाउंट से जाली सिग्नेचर करके 5 लाख रुपए निकलवा लिए थे। यहाँ पे कोई बेचारा 5 रुपये भी चोरी करे तो उस पर फ़ौरन पुलिस केस बन जाता है और उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो इन लोगों ने तो किसी को भी नहीं बख्शा, इन लोगों से कोई नहीं पूछता इन लोगों के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आई। तो हर भाई मुझसे सवाल करता है। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि वो मेरे भाई जो मुझसे सवाल करते हैं कि मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं वो 3 भाई बाहर होते हैं, तो हमारा जो गाँव है वो जंगल है, तो इसलिए वहाँ पे पैसा रखना मुनासिब नहीं होता। मेरे हस्बैंड ज़ाहिर रोज़ी रोटी के लिए कैसे बाहर होते थे, तो वो सारा पैसा मेरे अकाउंट में था। तो भाई किसी का चोरी नहीं किया, अगर किसी का चोरी किया होगा तो ज़ाहिर है कोई ना कोई मेरे ख़िलाफ़ FIR होगी। तो 2015 से पहले अगर मेरे हस्बैंड नौसरबाज थे, अगर मैं 2 नंबर थी, एटलीस्ट हमारे खिलाफ़ कोई ना कोई तो इंक्वायरी होगी ना, कोई ना कोई तो एप्लीकेशन होगी, कोई ना कोई तो FIR होगी। जिस तरह मैं FIR की बात कर रही हूँ कि इन लोगों के खिलाफ़ तो हज़ारों FIRs हैं। बहुत सारी बहनें मुझसे रब्ता कर चुकी हैं, तो बहुत सारी बहनों को उन्होंने मार दिए। तो बेशक अल्लाह जो है, अल्लाह देख रहा है सब कुछ और इंसाफ तो अल्लाह ही करेगा, ये लोग क्या करेंगे। इन लोगों की तो ज़मीर ही मर चुके हैं, इन लोगों की तो अपने घर पे माँ बहन बेटी है ही नहीं। तो अगर है भी तो मुझे लगता है ये सारे सारे दलाल हैं जिन जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, तो अल्लाह पूछेगा। तो मैं जो हूँ आर्मी चीफ़ GOC मरी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करूँगी कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए, मुझ समेत उन तमाम बहनों को जिनको मार दिया गया, जिनको जला दिया गया, जो खामोश हैं, जो निकली हैं लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला, वो ख़ुदकुशियाँ कर चुकी हैं। और
वो जो इमाम मस्जिद हैं उन्होंने मुझसे वादा किया है वो मेरे साथ चलेंगे, और उनके 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 पास जो है इनके ख़िलाफ़ बेशुमार प्रूफ सबूत मौजूद हैं। तो मैं उनको भी शुक्रिया अदा करूँगी कि इमाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन लोगों ने तो आपको जुटला दिया, मैं तो मतलब बहुत बहुत दूर की बात हूँ। तो बस मेरी आवाज़ बने, मेरी आवाज़ को आला मुकाम तक पहुँचाएँ, क्योंकि इंसाफ तो नहीं मिलेगा लेकिन कम से कम मैं दुनिया को इनका चेहरा तो बेनकाब कर दूँ, दुनिया को बता दूँ कि ये क्या थे, ये क्या हैं, और किसी ने इन पे हाथ ना रखा और कोई इन पे हाथ रखेगा भी नहीं। क्योंकि जब तक आज़ाद कश्मीर में नून लीग की गवर्नमेंट है वहाँ पे ऐसा ही होता रहेगा, वहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा। बस आज़ाद रियासत का हवाला देके हमें लूटा जाता रहेगा, हमारी इज़्ज़तों को तार तार किया जाता रहेगा, और जो दहशतगर्द हैं, जो मुलजिमान हैं, उनको जो है आला अवार्ड से नवाजा जाता रहेगा। तो दुख है कि भीमर में सारे के सारे जो शरीफ लोग हैं वो मर गए थे, कोई शरीफ बंदा नहीं था जिसको अवार्ड दिया जाता, या बॉर्डर्स पे जो लोग शहीद हुए उनके लवाहिकीन भी नज़र नहीं आए। तो हाँ, उसके अलावा ये भी है कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें जो है आप लोग आवाज़ उठाते हैं, तो आप लोग अपने करीब भी देखें कि आपके करीब क्या हो रहा है, आपके करीब कौन क्या कर रहा है। बस हमें आज़ाद रियासत का हवाला दे के हमें लूटा जा रहा है, हम आज़ाद होते हुए हम आज़ाद नहीं हैं। तो अगर इंसाफ नहीं दिया गया, अगर ऐसे ही चलता रहा, तो मैं इंशाल्लाह चिकोटी बॉर्डर जाऊंगी और अपनी रियासत में जाऊंगी, और मुझे वहाँ जाने से कोई रोक सकता। अगर किसी ने रोका तो यही है कि मैं मार दिया जाएगा, चलें, कम से कम यही होगा कि हम अपनी रियासत में जाने के लिए मारे गए। तो मैं अपनी रियासत में जाऊँगी, मैं अपने बच्चों को लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड तो मर चुके हैं, हमारे लिए तो हम तो ज़िंदा लाशें हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के साथ भी सब कुछ हो। तो मैं अपने बच्चों को मकबूजा कश्मीर लेके जाऊँगी, तो वहाँ पे कम से कम हमें ये दुख नहीं होगा कि हमारे साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। पता होगा कि हर दूसरे तीसरे चौथे बंदे के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं उन लोगों से भी, अपने बहनों भाइयों से, कश्मीरी बहन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो मकबूजा कश्मीर में हैं, कि आप लोग मेरी आवाज़ बने और मेरी आवाज़ को उठाएँ। और इंसानी हमदर्दी रखने वाले तमाम बहन भाइयों से भी अपील है, स्पेशली पंजाब के लोगों से, क्योंकि मैं पंजाब की बेटी हूँ, मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। तो मैं अपने पंजाब की बहनों से भी अपील करूँगी, क्योंकि जिनको तारिक फ़रूक ने कहा था कि पंजाब की हर औरत 2 नंबर है, तो मैं आप लोगों से अपील करूँगी कि मेरी आवाज़ बने, और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने शहर मुल्तान से एहतजाज शुरू करूँगी, और इंशाअल्लाह कराची से खैबर तक मैं अपना एहतजाज जारी रखूँगी। तो मुझे मार दिया जाएगा तो मैं फिर बता दूँ, क्योंकि अगर मुझे मारा गया या मेरे बच्चों को या मेरे हस्बैंड को, तो उसका ज़िम्मेदार जो है चौधरी तारिक फ़रूक होगा। तो बस मेरी आवाज़ बने और मेरी आवाज़ को जो है दुनिया तक पहुँचाएँ, ताकि कोई तो होगा जो इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेगा। और आर्मी चीफ़ से फिर अपील है कि सर आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। आप पाकिस्तान से आपने दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया है, तो जब आप यहाँ पे भी नज़रसानी करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रूफ सबूत मिलेंगे जिन पे आज तक ना इंक्वायरी हुई ना होगी, वो आप ही हैं जो कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।